हाय, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप लास्ट वाले लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं हमेशा यही पूछता हूँ, नहीं आई होगी। अगर आती है तो प्लीज आप कमेंट डालिए और उसमें जो भी उसकी प्रॉब्लम है मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व करूंगा। आज हम बात करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, ह्यूमन हार्ट की एनाटमी क्या होती है और वो किस तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्किट को मेंटेन करता है। देखो, हार्ट को समझने से पहले इस चीज को समझिए। हार्ट का मतलब होता है इससे नॉर्मल पंप, जैसा आपके घर में पंप होता है, जैसे पहले कूलर्स में अब भी होता है, कूलर्स में पंप होता है, कोई भी ऐसे तरीका जो आपकी बॉडी से या किसी भी मशीन के या किसी भी सिस्टम से आपकी पानी को या किसी भी लिक्विड को बाहर फेंकता है, तो उसको हम पंप बोलते हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एयर पंप हो, वाटर पंप हो। तो पंप का मतलब वही होता है जो हाई प्रेशर से कोई भी चीज को बाहर फेंकता है। इसी तरीके से आपका दिल है, वो एक पंप की तरह काम करता है। और एक इससे ऑर्गन एज वेल कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, बट प्राइमरली आपकी बॉडी में ये एक पंप की तरह काम करता है। ब्लड को आपके पूरे सिस्टम में ले जाता है और जितनी भी गैसेज एक्सचेंज होती है वो लंग्स में होती है, तो लंग्स में भेजना, लंग्स से वापस आपके हार्ट में आना, ये सारा काम आपका हार्ट करता है। जब आप पैदा होते हो और जब तक आप नहीं मरते, आपका हार्ट बिना थके काम करता रहता है। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दिस इज द एंटायर एनाटमी ऑफ द हार्ट। ये देखने में बड़ी आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन वो सिंपल तरीके से बताता हूँ। हार्ट की शेप कभी ऐसे नहीं होती जैसे फिल्मों में या लोग अपने हाथों से बनाते हैं। हार्ट को समझना है तो सबसे पहले एब्सोल्यूट बेसिक पे चलते हैं। हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनको चैम्बर्स बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसमें दो जो ऊपर वाले दो होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो राइट साइड वाला होता है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला चैम्बर होता है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाला जो राइट हैंड का वेंट्रिकल होता है उसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 4, ये इसमें देखने आपको। सो दिस इज बेसिकली राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ऊपर राइट एट्रियम। इनको समझने में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट्रियम कौन सा है, वेंट्रिकल कौन सा है। ए स्टैंड्स फॉर ऊपर वाला, ऊपर की तरफ एरो डायरेक्शन कर रहा है, तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स आपके एट्रियम होते हैं और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी और समझनी है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा का मतलब ये जो ब्लू दिख रहा है, हमारे जो हार्ट के अंदर आपका जो ब्लड है वो दो तरीके से आता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। याद रखो, हार्ट के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी उतना उसका कलर रेड रहेगा। नॉर्मली कभी ब्लू कलर नहीं होता, लेकिन उसको समझने का तरीका है, जितना उसमें ऑक्सीजन रहेगी उतना वो रेड रहेगा, और जितना उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा उसका कलर कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा। तो जितनी आपने आपने हाथों में वेन्स दुखी होंगी उनका कलर थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है आपको। तो ये सुपीरियर वेना कावा होता है। इंफीरियर, इसकी जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो साइकिल हमेशा आपकी स्टार्ट होती है जब ब्लड सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या है, दो एक तरह से आपके इनपुट पाइप्स हैं। जो सुपीरियर वेना कावा आपकी अपर बॉडी से ब्लड को लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना कावा इंफीरियर बॉडी से लेके आता है। तो साइकिल जो स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले आपका जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में आता है। तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आपका जो ब्लड आया वो आया आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये ट्रेवल करता है आपके राइट वेंट्रिकल में। और ये जो बीच में आपको एक वॉल्व दिख रही है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, कस्पिड का मतलब क्या होता है, एक आपने कोई फूल या पत्ते देखे होंगे तो इसमें ट्राइकस्पिड मतलब 3 पत्तों की शेप में इसके अंदर वॉल्व होती है। इससे वन वे वॉल्व, मतलब इसमें ब्लड एक ही जगह ट्रेवल कर सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो याद रखिए, राइट एट्रियम से आपका जो ब्लड है थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपके ब्लड ने ट्रेवल किया आपके राइट वेंट्रिकल में, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से ब्लड ने ट्रेवल किया थ्रू द आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड कहां जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकल एक वॉल्व के थ्रू ये आपका जाएगा पल्मरी आर्टरी। अब पल्मरी क्या होता है, पल्मरी का मतलब आपका जो लंग्स होती हैं। तो ये जो आपका ब्लड जाता है लंग्स में सारी गैसेज एक्सचेंज होती हैं। लंग्स जो मैंने आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर जो भी एल्वियोलाई, जो आपके लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, एल्वियोलाई में गैसेज एक्सचेंज होती है थ्रू द डिफ्यूजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ब्लड से बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। तो जो भी गैसेज एक्सचेंज होती है वो आपकी होती है पल्मरी सर्किट में। तो जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपके राइट एट्रियम से आपके लेफ्ट
सॉरी राइट वेंट्रिकल में आया, तो ये जो पल्मोनरी सर्किट में जा रहा है ये सिर्फ जा रहा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालने और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने। तो ये यहां से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपकी लंग्स में, और लंग्स में जब ये सारा गैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं तो ये वापस खून आता है आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू अब ये ब्लड कहां पे आ रहा है आपके, ये जो ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड वापस जा रहा है आपका किस में जा रहा है, आपके जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब ये जो वॉल्व होती है दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। दिस इज बाइकस्पिड, दिस इज ट्राइकस्पिड। तो ये जो ब्लड है जब आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आपका थ्रू द एओर्टा, ये आपका एओर्टा है, ये आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इस सर्किट को दोबारा समझिए। सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व में गया आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये गया आपके सीधा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी सर्किट में। पल्मोनरी सर्किट से जो गैसीय एक्सचेंज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, वो आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम थ्रू द एट्रियो वेंट्रल वाल्व आपका, जिसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं, आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये थ्रू द एओर्टा आपकी पूरी बॉडी में चला गया। और वो जो सर्किट होता है जिससे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एओर्टा आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। और जो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से जब आपकी लंग्स में जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। याद रखिए जो दोनों एट्रियम है वो हमेशा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तभी आपका हार्ट, जब भी आप बीट्स को सुनोगे उसमें साउंड आती है धक धक की। मतलब जो फर्स्ट आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन होती है वो दोनों एट्रियम्स की होती है। तो ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपका राइट एट्रियम आपके राइट वेंट्रिकल में भेजेगा और आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये भेजेगा आपके पल्मोनरी सर्किट में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भेजेगा आपके, जिसको हम बोलते हैं आपके सिस्टेमिक सर्किट में। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। ये आपको ब्लड फ्लो दिख रहा है, ये आपके सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा दिख रहे हैं आपको लंग्स में। दीज आर द पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब ये आपकी लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आके आपकी पूरे हार्ट में दोबारा आ रहा है। अब एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे नजर आ जाएगी। दिस ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है इसकी पूरी साइकिल को बताने के लिए। ये लंग्स है, सबसे पहले सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से कहां है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये आपके कहां गया, लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी सर्किट। और उसके बाद ये जब ऑक्सीजन इसमें आ गया, ब्लड रेड हो गया, अब ये कहां आ गया आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में चला गया थ्रू द एओर्टा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। चलो अभी दो चीज के बारे में हम और बात करते हैं, जिसको हम आपका हार्ट कैसे काम करता है। अभी आपने सर्किट को समझ लिया, अभी समझना है कि हार्ट आपका काम कैसे करता है। देखो काम करने के लिए आपके हार्ट में एक सेपरेट पेस मेकर होता है। पेस मेकर आपको पता होगा, जिसके दिल में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर एक्सटर्नल पेस मेकर लगा देते हैं। पेस मेकर का मतलब जो हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, उसको एक इंपल्स चाहिए होता है, उनको एक हल्का सा करंट चाहिए होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पेस मेकर। तो आपके हार्ट में क्या होता है, आपके दो नॉड्स होते हैं, छोटे से आपके एरियाज होते हैं जो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जो ऊपर होता है आपके राइट एट्रियम के पास में उसको एसए नोड बोलते हैं, जिसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, ये साइनोएट्रियम। और एक और होता है जिसको एवी नोड बोलते हैं, जिसको आपका एंट्रोवेंट्रिकल नोड, जिसको एट्रियम वेंट्रिकल नोड भी बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी, देखिए हार्ट रेट को आप कभी खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमेशा आपके जिसको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसको ऑपरेट करता है। तो जो हार्ट में जो आपका जो एक हल्का सा इंपल्स प्रोड्यूस होता है वो एसए नोड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही एसए नोड के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, दोनों एट्रियम आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जो एसए नोड है इन दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में एक हल्का सा इंपल्स आपके एवी नोड तक भेजता है। अब एवी नोड क्या कनेक्टेड है आपके दोनों वेंट्रिकल के साथ, लेकिन जो एसए नोड जो सिग्नल आपके एवी नोड को भेजता है उसको थोड़ा सा ये एवी नोड उसको डिले कर देता है। अब डिले करने का मतलब क्या है, अगर हार्ट के चारों चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड तो फ्लो नहीं कर पाएगा। कैसे फ्लो करेगा, अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड तो फ्लो नहीं कर पाएगा ना। तो दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं ताकि इनको स्पेस मिले ब्लड को यहाँ पे जाने के लिए।
तो अभी क्या होता है, जो एसए नोड है, जो साइनो एट्रियल नोड होते हैं, वो क्या करते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं, करंट जनरेट करते हैं, जो पहले दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। उसके बाद ये जो एक हल्का सा इंपल्स आपके आपके एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक भी भेजते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये सिग्नल को कुछ मतलब सेकंड के 10वें हिस्से तक स्लो डाउन कर देता है, ताकि आपके वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो जैसे ही दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपके वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं तो दोनों वेंट्रिकल सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों एट्रियम रिलैक्स करते हैं। तो इसी तरीके से आपका पूरा सर्किट चलता है। अब हम बात करते हैं, आपने ईसीजी देखी होगी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। हाँ, इस चीज को समझिए, आपकी ह्यूमन बॉडी में सेकंड पंप होता है। तो जो हार्ट है, जब आपके ब्लड को पंप करता है ह्यूमन बॉडी में, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ब्लड वापस भी आपके हार्ट तक आता है, सुपीरियर सॉरी इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो जो आपके काफ मसल्स होती हैं, दे वर्क एज ए पंप, जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप खड़े हैं और अगर आप थोड़ा बहुत नहीं चलते फिरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आपको आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा आपके ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है। तो जो काफ मसल्स हैं, वो एज ए सेकंड पंप काम करती हैं, कि जो ब्लड आपका थ्रू द वेन्स जा रहा है, तो ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप चलते हैं, जो काफ गैस्ट्रोसोलियस कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये आपकी पूरी बॉडी में वन वे वॉल्व्स होती हैं। तो ये जब, जैसे आप समझिए, ये इस वक्त क्या हो रहा है, ये रिलैक्स्ड है, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रखा है। एक्यूमुलेट कभी ऐसे नहीं होता, ऑब्वियसली ब्लड रहता है। तो जैसे ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्लांटर फ्लेक्शन होती है, आपकी जो मसल्स की बेली मोटी हो जाती है, जिससे ब्लड को वो एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करती है, ताकि आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर ना जा पाए। तो याद रखिए, सेकंड पंप आपके काफ में होता है, लेकिन काफ के साथ साथ पूरी मसल्स में, ह्यूमन बॉडी में ही होता है। तो जितनी वेन्स है आपकी बॉडी में, वो हमेशा मसल्स के बीच में से होकर गुजरती हैं, और जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, तो मसल्स की जब बेली, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो बेली ऑब्वियसली थोड़ी सी थिक हो जाती है, जिससे वो ब्लड को आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से ट्रेवल करा पाती है। अगर ये जो वॉल्स हैं आपके वेन्स के अंदर, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे, वन वे वॉल, तो हम एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन, तो वो भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में किस तरीके से, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ईसीजी भी बोलते हैं, कैसे हम समझते हैं। तो अगर किसी को किसी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है आप ईसीजी करा लो। ईसीजी में क्या होता है, आपके हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो कंडक्शन सिस्टम में जो तीन टोटल 5 वेव्स होती हैं, जिसमें पी, क्यू, आर, एस और टी। तो ये बेसिकली आपके 5 वेव्स हैं, और ये जो एक ही चीज को ये जज करती हैं, एक ही चीज को मेजर करती हैं, जो आपके हार्ट का पेसमेकर होता है, जो आपका एसए नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके एट्रियम तक भेज रहा है, और उसके बाद जो एबी नोड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके वेंट्रिकल्स तक भेज रहा है। तो अगर हम पीआर इंटरवल की बात करते हैं, पी वेव की बात करते हैं, तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है, मतलब जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एट्रियम इतना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्यों? क्योंकि एट्रियम को ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल तक भेजना है, जो बिल्कुल क्लोज है उनके, तो ये इतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तभी इसका जो एलिवेशन है इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको क्यूआरएस ड्यूरेशन बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये मेजर करता है जब आपका दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये जो आपको वेव दिख रही है सबसे ज्यादा, ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि थ्रू द सिस्टेमिक सर्किट लेफ्ट वेंट्रिकल ही आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये जो क्यूआरएस वेव्स होती है, ये आपके वेंट्रिकल की दिखती है, और जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, हल्की सी वेव आपको बाद में दिखती है, ये दिखती है रीपोलराइजेशन, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। तो ये जो वेव है, ये आपकी रीपोलराइजेशन है, जब रिलैक्स होते हैं। ये जब दोनों वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और प्राइमरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और जब आपके एट्रियम डीपोलराइजेशन होते हैं, वो आपका पी वेव में दिखता है। लेकिन इसमें अगर हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होना चाहिए। इस वो क्या होता है, वो भी इसी जगह होता है, लेकिन उसका इंपल्स इतना वीक होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो ये आपका जो पूरा दिखता है PQRS टी वेव्स होती हैं। तो इसमें जो मेन होता है, जो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स।
तो यही चीज है जो आपकी बताती है कि आपके हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें मैं आपको और बता दूं। आपका दो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आपकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है इट शुड बी बिटवीन आपकी 70 से 90 के बीच में होनी चाहिए। जितनी ज्यादा 70 के क्लोज होगी उतना अच्छा है, जितना ज्यादा 90 के क्लोज होगी उतना अच्छा नहीं है जो रेस्टिंग हार्ट रेट है। रेस्टिंग हार्ट रेट को चेक कैसे करते हैं? सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपके हमेशा दो फिंगर्स के थ्रू होता है, जो आप रेडियल आर्टरीज पे लगाते हैं। जो रेडियल आर्टरी आपकी क्या होती है, रेडियस आपको पता है, तो हमेशा यहाँ पे दो फिंगर जो आपको पैल्पेशन फील होती है आप उसको काउंट कर सकते हो। और कैसे आप काउंट करेंगे? एक मिनट में कितनी बार वो पैल्पेशन आपको फील हो रही है उसको आप काउंट कर सकते हैं। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट है, तो हर हार्ट बीट के साथ वो एक बार पैल्पेशन आपको फील होती है। तो दो टर्म है जिसको समझने के लिए समझिए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पे कितना ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पंप करता है थ्रू द सिस्टेमिक सर्किट, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट का मतलब एक बार आपके कॉन्ट्रैक्ट होने पे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है समझो 250 ml ब्लड को पंप कर रहा है, तो एक मिनट में आप समझो आपकी 70 बीट्स पर मिनट है, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए 70 इंटू 250 ml आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज पुट ए कमेंट एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।